देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से जो डीएनए का द्विगुणन है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट एंजाइम दिया हुआ है हेलिकेज। तो हेलिकेज जो एंजाइम होता है इसका फंक्शन होता है, ये डीएनए की जो अनवाइंडिंग प्रोसेस होती है यानी कि उसकी जो कॉइलिंग की क्रिया होती है उसको ये खोलने का कार्य करता है। डीएनए किस तरीके से रहता है, इस तरीके से ये कॉइल्ड रहता है। तो इस कॉइल्ड को, इस कुंडली को खोलने का कार्य किसका रहता है, हेलिकेज एंजाइम का। सेकंड में दिया है SSBP, ये आपके बुक में नहीं दिया है, तो ये इसी को ही HDP भी बोला जाता है, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। इसको यहाँ पर ये HDP ये बुक में आपका दिया हुआ है, लेकिन इसको आप लोग देखिए, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपका समझने के लिए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका नाम से ही देख सकते हैं आप लोग, ये सिंगल स्ट्रैंड यानी कि ये जो प्रोटीन है ये क्या होता है, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से ही क्या होता है, बाइंड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड होकर उसे जो उसकी इंटर कॉइलिंग होती है उसको रोकता है। यानी कि इसको फिर से, जब इस तरीके से आप लोग देखते हैं कोई भी रस्सी अगर वो बीच से कट जाए तो अगर उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दें तो वो फिर से उसमें कॉइलिंग की क्रिया होने लगती है। तो वह कॉइलिंग की क्रिया, ठीक है, उसमें जो इंटर कॉइलिंग की क्रिया हो रही है वह ना हो तो उसको पकड़ के रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये पकड़ने का कार्य, दोनों साइड से पकड़ने का कार्य किसका होता है, SSBP प्रोटीन का। ये प्रोटीन दोनों साइड से आकर जुड़ जाते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, जिससे इनके बीच फिर से कॉइलिंग की क्रिया नहीं हो पाती। अगला दिया है एंजाइम टोपोआइसोमेरेज। यूकैरियोटिक सेल में टोपोआइसोमेरेज बोला जाता है इसको, और प्रोकैरियोटिक में इसी एंजाइम को डीएनए गायरेज भी कहा जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है, अब जैसे ही आप लोग देखेंगे कॉइलिंग खुलेगी और दोनों साइड से क्या है, जो SSBP प्रोटीन है वो उसको पकड़ कर रखे हैं, और तो इधर ऊपर की ओर क्या होता है, जो तनाव है इस डीएनए स्ट्रैंड का, ठीक है, ये धागे के समान होता है ना, तो इस धागे के समान जो डीएनए है उसमें टेंशन उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उस तनाव से कहीं यह जो डीएनए का स्ट्रैंड है वह टूट ना जाए, तो उस तनाव को दूर करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम आकर जुड़ जाता है। ठीक है, उस एंजाइम को बोला जाता है टोपोआइसोमेरेज। तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या हो गया कि यह डीएनए में उत्पन्न हो रहे तनाव या फिर स्ट्रेस या फिर क्या टेंशन को कम करने का कार्य करता है। अगला आ जाता है अब आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर जो होता है ये डीएनए का न्यू स्ट्रैंड जो होता है उसको बनने के लिए क्या करता है, इनिशिएट करता है। मतलब कोई भी नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, इसका प्रारंभ किससे होता है, आरएनए प्राइमर के जुड़ने से। ठीक है, जब तक उससे आरएनए प्राइमर आकर नहीं जुड़ता है तब तक डीएनए पॉलीमेरेज जो है वो नया चेन बनाना स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अगला क्या आया है, डीएनए पॉलीमेरेज। मैंने जैसे ही कहा कि यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम होता है ये आरएनए प्राइमर जैसे आकर जुड़ेगा तो उसके साथ ही साथ क्या आकर जुड़ जाता है, ये डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, और यही क्या करता है, नया चेन को बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जो न्यू स्ट्रैंड बनाने में भाग लेता है वह होता है डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड, और ये जो फर्स्ट और सेकेंड होते हैं ये डीएनए को रिपेयर करने का कार्य करते हैं। और रिपेयर को भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से होता है ये। अब देखिए, पूरी तरीके से जब ये डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बनने का कार्य जो होता है वो कंप्लीट होने के बाद कुछ क्या होता है, उसमें खंड खंड में कुछ भाग टूटे हुए इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइगेज का कार्य क्या होता है कि जोड़ने का कार्य। ठीक है, ये क्या करेगा, जो डीएनए में न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना हुआ है वो खंडों में बनते हैं, तो उन खंडों के बीच में जो गैप रहता है, गैप को जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, प्रोटीन है, जिनको अभी हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया में देखेंगे।
और उसके बाद लास्ट में दिया है आरएनए प्राइमेज। तो ये आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम होता है ये किसका निर्माण करता है? आरएनए पॉलीमर प्राइमर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का हम लोग फर्स्ट स्टेप देखेंगे, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि सेलुलर पूल में पाए जाने वाले जितने भी न्यूक्लियोटाइड रहते हैं वो पहले क्या रहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो उनका पहले क्या किया जाता है? एक्टिवेशन किया जाता है। जब वो एक्टिव होते हैं तभी जाकर एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, डीएनए स्ट्रैंड का। तो उनका जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो इस रूप में पाया जाता है। इसको बोला जाता है डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। उसी तरीके से इन सभी का भी ये किस रूप में पाया जा रहा है? मोनोफॉस्फेट रूप में। तो ये कन्वर्ट होते हैं ट्राईफॉस्फेट में। तो ये मोनो है मतलब एक, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता होती है ऊर्जा के रूप में, यहाँ पर 2 एटीपी की आवश्यकता होती है, तभी जाकर ये क्या होते हैं? ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो पाते हैं। एक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर ये ट्राई में कन्वर्ट होंगी। ठीक, तो यह जो क्रिया है यह क्रिया कहलाती है फास्फोरिलेशन। तो फास्फोरिलेशन की क्रिया में जो इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 एटीपी की और फास्फोरिलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, तब जाकर ये क्या है? ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो पाते हैं। फर्स्ट को देख सकते हैं आप लोग, डीऑक्सी एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये इस तरीके से क्या हो जाता है? एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। ये मतलब प्रारंभिक बिंदु होता है, ठीक है। प्रत्येक जीव में या फिर प्रत्येक डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए है उसमें क्या होता है? इनिशिएशन पॉइंट पाया जाता है, लेकिन वह उस जीव पर डिपेंड करता है कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। अगर वह प्रोकैरियोटिक होता है तो उसमें इनिशिएशन पॉइंट जो होता है वह क्या होता है? एक ही होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या रहता है? या तो सर्कुलर में पाए जाते हैं या फिर लीनियर में पाए जा रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियोटाइड या फिर नाइट्रोजनस बेस की संख्या क्या होती है? कम होती है। किसकी अपेक्षा? यूकैरियोटिक की अपेक्षा। तो इसलिए जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें इनिशिएशन पॉइंट है वह क्या रहता है? एक ही रहता है उसकी संख्या। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? इनका डीएनए का जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होने के कारण उसमें 2 से अधिक इनिशिएशन पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि ये डीएनए है तो डीएनए में अगर प्रोकैरियोटिक है तो सिंगल पाया जाएगा और यूकैरियोटिक है तो इसमें मल्टीपल इनिशिएशन पॉइंट पाए जाएंगे, जहां से उस डीएनए स्ट्रैंड में कटिंग की शुरुआत होगी। तो अब आपके बुक में यह चीज़ नहीं दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि इस डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है, ठीक है। तो कट करने के लिए यहाँ पर क्या है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके का एंजाइम। एंडो यानी कि अंदर, न्यूक्लियस यानी कि इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या करेगा? ये कट करेगा। अब इस यूकैरियोटिक सेल में मान लीजिए यहाँ पर ये कट कर देता है, ठीक है। ये आया और यहाँ पर इसको क्या कर दिया? कैंची की तरह कट कर दिया। तो कट करने के बाद ये स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। खुलने के बाद अब इसमें क्या है? लगातार ये आगे की ओर खुलते जाएंगे। तो कट करने के ओ में ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर एक कट लगा हुआ था, देख सकते हैं स्ट्रैंड दोनों ये ओपन हो गए हैं। तो ये किसके द्वारा हुआ? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड वाला है, इसमें एंजाइम। अब एंजाइम का नाम आपको याद रखते जाना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हेलिकेज। तो हेलिकेज जो एंजाइम होता है इसका फंक्शन क्या होता है? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। यह जो डीएनए स्ट्रैंड होता है इसको उसकी कुंडली को खोलने का कार्य करता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि डीएनए इस तरीके से ये था और मान लीजिए यहाँ पर ये कट हुआ है। कट होने के बाद अगला स्टेप आप लोग देखेंगे कि यहाँ से कट होने के बाद ये क्या करेगा? आकर यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के कंडीशन में ये क्या होगा? ये लगातार मान लीजिए यहाँ जुड़ गया है ये हेलिकेज एंजाइम और ये आगे की ओर ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो
हेलिकेज एंजाइम ये आगे की ओर ये बढ़ता जाएगा और आगे की ओर जो कुंडली है, जो कॉइलिंग है, उसको ये खोलता जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये कॉइलिंग खुलती जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि हेलिकेज का फंक्शन यहाँ पर क्या है, अनवाइंडिंग करना, किसको, डीएनए स्ट्रैंड को। बस इसमें इतना ही है कि हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग की क्रिया में भाग लेता है। अब दूसरा एंजाइम क्या था कि अब कहीं देखिए जो हेलिकेज का कार्य है वह वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, इसका क्या था, खोलने का कार्य का था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा तो इधर ये फिर से कॉइलिंग की क्रिया होती जाएगी, तो यह वेस्ट ना हो, इस कारण से क्या होता है, SSBP प्रोटीन यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड में आकर क्या है, ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड को पकड़ने का कार्य करते हैं, जिससे ये इसमें इंटर कॉइलिंग की क्रिया ना हो पाए, फिर से ये कॉइलिंग की क्रिया ना हो पाए। तो ये तो था SSBP प्रोटीन का। थर्ड में क्या है, टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा, अब ये क्या करता है, टेंशन को, स्ट्रेस को कम करने का कार्य करता है। अब देखिए जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम आगे की ओर बढ़ रहा है, साथ ही साथ ये दोनों स्ट्रैंड को पकड़े हुए कौन है, SSBP प्रोटीन है। तो इसकी वजह से क्या है, ऊपर की ओर जो कॉइलिंग है उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तनाव ये खींचने लगता है, तो उस खिंचाव के कारण क्या है, यह स्ट्रैंड टूट ना जाए, तो उसको कम करने के लिए ये जो टोपो आइसोमेरेज है आकर यहाँ पर ये जुड़ जाता है और उस तनाव को कम करता है। ठीक है, जिससे आसानी से क्या है, इसमें अनवाइंडिंग की क्रिया होने लगती है। की वजह से वाई शेप्ड का इसमें रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता है। आप लोग इसमें देख सकते हैं, अगर इधर से देखें तो इसमें क्या है, ये वाई शेप्ड का हमें रेप्लिकेशन फोर्क प्राप्त होगा इस तरीके से। ठीक है, यह बीज डायग्राम के द्वारा पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक्टिवेशन ऑफ क्या था, जितने भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उनका एक्टिवेशन हो रहा था, तो उसको तो इसमें नहीं दर्शा सकते। ठीक, सेकंड स्टेप में था कि किस तरीके से उसमें क्या कर रहा है, वो इनिशिएशन पॉइंट को पहचान कर उसमें कटिंग की क्रिया हो रही है, तो कटिंग की प्रोसेस भी इसमें हो चुकी है। अब जो एंजाइम है उसको दर्शा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हेलिकेज एंजाइम है वो लगातार क्या है, आगे की ओर ये बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या देंगे, हेलिकेज एंजाइम ये क्या करता है, जो इनके बीच हाइड्रोजन, दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, उसको तोड़ देता है, जिससे दोनों स्ट्रैंड क्या है, लगातार वो अलग होते जाते हैं। यही प्रोसेस है। ठीक है, तो दोनों अनवाइंड किस तरीके से, मतलब दोनों की कुंडली किस तरह से खुलेगी, दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का कार्य किसका होता है, हेलिकेज एंजाइम का। ठीक है, अगला हम लोग क्या देखे थे कि अनवाइंडिंग में इसकी इंटरकॉइलिंग जो होती है वो ना हो, इसके लिए दोनों साइड से क्या आकर जुड़ जाते हैं, SSBP प्रोटीन। ये दोनों साइड क्या हैं, SSBP प्रोटीन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब इन दोनों के मतलब जो भी ये लोग एक्शन कर रहे हैं उसके अनुसार ऊपर की ओर ये क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तनाव को कम करने के लिए यहाँ पर क्या आकर जुड़ जाते हैं, टोपो आइसोमेरेज। ये क्या है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम आकर इससे जुड़ जाता है, जिससे तनाव कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, RNA प्राइमर। हमेशा आप लोग याद रखिए, जो RNA प्राइमर होता है, ठीक है, इस तरीके से ये हमेशा क्या रहता है, 5' to 3', इस तरीके से।
ये जो एक छोटा सा ये क्या रहता है, ये आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका मतलब शुरुआती जो पॉइंट रहता है ये क्या रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। अब इसको हम लोग इस डीएनए जैसे ही मतलब ये आरएनए प्राइमर कहाँ से स्टार्ट हुआ 5 प्राइम से, तो ये किस साइड से जुड़ेगा, ये 3 प्राइम से। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ये पेरेंट्स डीएनए देख सकते हो, पेरेंट्स डीएनए में ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो रहे हैं, अभी अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो अलग हो रहे हैं तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, ये है ओल्ड डीएनए। ठीक है, ओल्ड डीएनए, या फिर इसको बोला जाता है टेम्पलेट। ठीक है, ये क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड है जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहा जाता है। दोनों टेम्पलेट की तरह कार्य करेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग जानते हैं, पहले ही देख चुके हैं कि आरएनए प्राइमर क्या होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, यानी कि न्यू स्ट्रैंड बनने को ये क्या करता है, शुरुआत करता है। और इसका आप लोग देख चुके हैं चेन किस तरीके से है, 5 to 3 प्राइम है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये 5 प्राइम से तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, मतलब आरएनए प्राइमर का एक प्रॉब्लम है कि ये हमेशा टेम्पलेट के कहाँ से जुड़ता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पर। क्यों, क्योंकि इसका जो चेन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड का होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर ये आकर आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है। ये क्या हो गया, आरएनए प्राइमर। ठीक है, पर आपको एक छोटा सा चीज क्या है ध्यान रखना है, जो ये आरएनए प्राइमर होता है ये हमेशा 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम, इसकी जो दिशा होती है ये क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड की ओर ये क्या करता है, जॉइंट होता है हमेशा। तो ये जो दिशा है ये किसकी दिशा है, टेम्पलेट की है। ठीक है, ना कि इसकी। आरएनए प्राइमर की बोलेंगे तो ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। लेकिन अगर ये टेम्पलेट से जुड़ेगा तो किस दिशा में जुड़ रहा है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पे। क्यों, क्योंकि इसका ऑलरेडी क्या है 5 प्राइम है, और आप लोग जानते हैं कि जो दोनों सिरे एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो 3 प्राइम एंड होता है इसके जस्ट सामने में क्या होता है, 5 प्राइम एंड। यहाँ पर इसलिए ये बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है। आरएनए प्राइमर टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर ये जुड़ता है। ठीक, उसी तरीके से आप लोग देखेंगे जो डीएनए पॉलीमेरेज होता है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जो होता है यही क्या करता है, न्यू स्ट्रैंड बनाने का कार्य करता है। जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं आकर ये क्या है, लगातार इसके जुड़ने से लगातार आकर जुड़ते जाते हैं और न्यू स्ट्रैंड वो बनते जाता है। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड होता है ये क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में ही क्या करता है, न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। ये न्यू स्ट्रैंड ये किसका ये कैसे जुड़ रहा था, ये टेम्पलेट के 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की ओर जुड़ रहा था। लेकिन डीएनए पॉलीमेरेज इसका भी एक प्रॉब्लम होता है कि ये हमेशा न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर ही करता है। ये इधर से स्टार्ट नहीं करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की ओर स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर ही ये करेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की दिशा में ही ये किसी स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरीके से। तो चलिए अब इसको हम लोग इस डायग्राम में समझते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर क्या है, इनिशिएशन के लिए आरएनए प्राइमर आकर जुड़ गया। अब इसी के साथ ही क्या आकर जुड़ जाता है, आकर जुड़ जाएगा यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमेरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमेरेज। अब डीएनए पॉलीमेरेज में क्या होता है देख सकते हैं, इधर क्या है 3 प्राइम एंड है और इधर, तो इधर से जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा उसकी दिशा क्या होगी, 5 प्राइम होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी।
जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो नया डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड से। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक साइड में इसका जो क्या रहता है न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन एकदम कंटिन्यूअस होता है, आरएनए प्राइमर आकर जुड़ा और उसके बाद तुरंत बार क्या आके जुड़ गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर ये तुरंत जितने भी हम लोग जितने भी एक्टिवेशन किया गया था न्यूक्लियोटाइड का, वो सभी न्यूक्लियोटाइड आकर क्या है इनसे जुड़ते जाते हैं, इस तरीके से आकर जुड़ते जाएंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है ये आगे इस तरीके से ये पूरा जैसे ही आगे की ओर खुलता जाएगा तो ये भी क्या है डीएनए पॉलीमरेज भी क्या है आगे की ओर बढ़ता जाएगा और ये एक न्यू स्ट्रैंड का ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पर जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है लीडिंग या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर न्यू डीएनए स्ट्रैंड। स्ट्रैंड की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और हम देख रहे थे कि आरएनए प्राइमर जो होता है ये कैसे जुड़ता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड इसका अपना रहता है, तो ये इसी रूप में तो यहाँ पर नहीं जुड़ सकता। ठीक है, ये कैसे टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड से क्या है 5 प्राइम एंड में ही जुड़ता है, जैसा कि ये वाला है लेफ्ट वाला, लेकिन इधर का कंडीशन कुछ और है। तो इस कंडीशन में क्या होता है जो आरएनए प्राइमर होता है ये टुकड़ों में क्या है जगह जगह पर खंडों के रूप में ये जुड़ता है इस डीएनए से। ठीक है, इस टेम्पलेट डीएनए से, यानी कि मान लीजिए ये क्या है यहाँ पर ये आकर जुड़ गया आरएनए प्राइमर, फिर बीच में यहाँ जैसे इधर से आएंगे तो ठीक है इधर से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। उसी तरीके से ये जगह जगह पर खंडों के रूप में आरएनए प्राइमर आकर इनसे जुड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार आप देखेंगे जैसे ही आरएनए प्राइमर आकर जुड़ता है तो इससे क्या जुड़ जाएंगे, ये हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इधर वाला भी आप लोग इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही आकर जुड़ता है तो ये यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड बनने की क्रिया क्या है प्रारंभ हो जाती है। ठीक, इधर क्या हो जाएगा ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इस तरीके से यहाँ पे भी सभी में क्या होगा जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आकर जुड़ते जाते हैं। लेकिन दोनों में क्या अंतर है देख सकते हैं आप लोग, एक क्या है एक कंटिन्यू इसमें न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ये स्ट्रैंड जो न्यू स्ट्रैंड बढ़ रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड क्या बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। आप लोग ये जो राइट वाला में देख रहे हैं इसको बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड या फिर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और उसी तरीके से यहाँ पर जो है इसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड, ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोला जाता है, इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोला जाता है, दोनों के फॉर्मेशन के अनुसार इसको बोला जा रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आरएनए प्राइमर किस तरह से फंक्शन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, और यह क्रिया क्या है आगे की ओर ये बढ़ता जाता है, तब जाकर इसमें दोनों स्ट्रैंड क्या है मतलब लास्ट में ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से यहाँ पर जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना है ये स्ट्रैंड कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्या है लीडिंग स्ट्रैंड, जिसमें एक न्यू है और एक ओल्ड है। उसी तरीके से ये सेकंड वाला क्या है लैगिंग स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूअस है, देख सकते हैं इसके बीच बीच में क्या है गैप है। तो यहाँ पर क्या था आरएनए प्राइमर था। ठीक है, बीच बीच गैप में क्या था आरएनए प्राइमर था। तो आरएनए प्राइमर को पॉलीमरेज ठीक है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की सहायता से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की सहायता से क्या कर दिया जाता है रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी आरएनए प्राइमर जुड़े थे उन सभी को।
ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर ये खत्म होगा, वो तुरंत ही क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से जो डीएनए है वो सेगमेंट में कुछ खंडों के रूप में यहाँ पर ये निर्मित होते हैं। तो इन्हीं डीएनए के छोटे छोटे खंडों को ही क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है, इस कंडीशन में तो किसी भी डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब एक नया एंजाइम आता है, ठीक है, नया एंजाइम आता है, उसको बोला जाता है डीएनए लाइगेज। हमने एंजाइम, इंपॉर्टेंट एंजाइम और प्रोटीन में देखा है कि कौन कौन से एंजाइम इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो डीएनए क्या होता है, यहाँ पर इन सभी में आकर जुड़ जाता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आकर जुड़ जाता है और सभी को क्या कर देता है, सील कर देता है, एक साथ जोड़ देता है। ठीक है, सभी को जोड़ देता है, जिससे एक क्या है, ये कंटिन्यूअस टाइप का डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। तो इस तरीके से सारे एंजाइम और जो प्रोटीन है वो इस डीएनए रेप्लिकेशन में फंक्शन करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का लास्ट स्टेप आता है डीएनए रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डीएनए रिपेयर में किस तरीके का होगा, रिपेयर में मान लीजिए अगर ये जो डीएनए सीक्वेंस बना हुआ है, अगर इसमें किसी भी तरीके का क्या होता है, चोट लग जाता है, किसी कारण से कोशिका के अंदर चोट लग जाता है, तो उसको ये क्या करता है, उस डैमेज पार्ट को ये फिर से क्या करता है, रिपेयर करने का भी कार्य करता है। उसमें नए न्यूक्लियोटाइड को फिलअप करके उसको पूरी तरीके से वो क्या करता है, रिपेयर कर देता है। प्रूफ रीडिंग में ये हो सकता है कि जब ये न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होते रहता है, तब जाकर इनकी लंबाई क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये जब ये सीक्वेंस का निर्माण करते रहता है, तब थायमीन और यूरेसिल में ये फर्क नहीं कर पाता। ठीक है, थायमीन और यूरेसिल में फर्क नहीं कर पाता और डीएनए सीक्वेंस इस तरीके से बनाते टाइम ये एडेनिन के साथ किसको जोड़ देता है, यूरेसिल को। तो ये डीएनए स्ट्रैंड में क्या होता है, ये गलत सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, इसका चेकिंग होता है कि कहीं गलत कोई नाइट्रोजनस बेस क्या है इससे ना जुड़ जाए। तो उसके लिए जैसे यह कंडीशन जब आता है, जब एडेनिन के साथ थायमीन ना जुड़कर क्या है, यूरेसिल जुड़ जाता है, तो उस नाइट्रोजनस बेस को क्या है, वो हटाकर करेक्ट वाले नाइट्रोजनस बेस को उसके साथ जोड़ देता है। ठीक है, मतलब इसमें जो ओल्ड स्ट्रैंड रहता है, इसके अनुरूप क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस रहता है, जो नाइट्रोजनस बेस होता है, उसका जुड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रूफ रीडिंग में जो भी गड़बड़ी होती है उसको पहचान कर उसको वो क्या कर देता है, सही कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, पूरे डीएनए रेप्लिकेशन में इसको बताया गया है। इसी तरीके से आपको इसको समझकर लिखना भी है। अगला हम लोग देख लेते हैं डीएनए के कार्य। यहाँ पर आपका लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या है, अंतर दिया हुआ है, उसको देख लेंगे बुक में आप लोग। इसके फंक्शन में देख लेते हैं कि क्या है, डीएनए जीवधारियों की विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं तथा सभी जैविक क्रियाओं पर क्या करता है, ये नियंत्रण रखता है। डीएनए जो होता है वह एमआरएनए के निर्माण के लिए क्या करता है, टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। यानी कि डीएनए से ही किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए जीवधारियों में प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी सही बात है, क्योंकि डीएनए को ही मैसेज को ही लेकर कहाँ जाता है, एमआरएनए कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाता है और उसके बाद ही उसमें कोडिंग की क्रिया होती है। कोडिंग क्रिया के बाद ही उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अगला है इसका डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से एक और ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट कि ये आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से इनका क्या है, डीएनए का फंक्शन होता है।
अगर कोई भी इसमें से स्टेप समझ नहीं आया होगा तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं।